हल हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 101 का यूनिट 5 कंजर्वेटिज्म। ये कंजर्वेटिव क्या होता है इसको समझेंगे और कंजर्वेटिव के दो थिंकर्स की बात करेंगे और इसके फीचर्स क्या है, इसके आइडियाज क्या है, वो बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी तक दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फिलॉसफी पढ़ा दी है, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। आज हम एक नई आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेटिज्म। ये क्या होता है, ये किस चीज की बात करते हैं, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनके आइडियाज क्या है, वो आज हम जानने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जहां पे हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म क्या होता है। कंजर्वेटिज्म के क्या फीचर्स है जिनको देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये तो कंजर्वेटिव है। देन उसके बाद काफी जाने माने थिंकर रहे हैं कंजर्वेटिव के, एडम बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड। इनके बारे में बात करेंगे, इनका क्या आइडियाज है वो देखेंगे। बहुत ही इजी यूनिट है, बहुत ही इजीली आप इससे मार्क्सिंग कर सकते हो। ज्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं कि जो आपके समझ में नहीं आएगा, बहुत ही नॉर्मल चीज है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिज्म। अब ये कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। अब इसको समझने से पहले ना आपको आइडिया होना चाहिए कि कंजर्वेटिज्म है क्या। आपको नाम से ही पता चल रहा है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब एक तरीके से जो कंजर्व करके रखना चाहते हैं, चीजों को बचा के रखना चाहते हैं। होते हैं ना, काफी लोग खाना नहीं खाते, वो कंजर्व करके रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चेंज करना है सोसाइटी के अंदर, वो नहीं करना चाहते। हमारे जो दादा दादी होते हैं, परदादा दादी जो भी होते हैं, उनको नहीं पसंद जो सोसाइटी के अंदर चेंज हो जाए, जो रीति रिवाज चेंज हो रहे हैं, वो नहीं चाहते इन सबको बदलना। ठीक है, वो जमाने में चेंज नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो पहले से चली हुई आ रही है प्रथाएं वही चली रहे। तो वो क्या हो गए, कंजर्वेटिव हो गए। मतलब उनको चेंज नहीं चाहिए कि तुम एकदम से अपने आप को बदल लो। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि कंजर्व करके रखना, बचा के रखना। ठीक है, अपने आइडियाज को, अपने थॉट को, अपने ट्रेडिशन को वो एकदम से बदलाव नहीं चाहते हैं, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। अब बुक की लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है। तो कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है जो कि इंपॉर्टेंस देता है ट्रेडिशन को, कस्टम को, ऑलरेडी जो हमारे सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको, और वो जो ग्रेजुअल चेंज होता है सोसाइटी के अंदर, मतलब धीरे धीरे जो चेंज होता है उनको। अब समझो, देखो, जो कंजर्वेटिज्म है वो इंपॉर्टेंस देते हैं हमारी ट्रेडिशन को। ट्रेडिशन समझते हो ना, रीति रिवाज, कस्टम हो गए, हमारा रिलीजन हो गया, हमारा जो मतलब एक तरीके से रहन सहन हो गया या धर्म हो गया, हर चीज मान लो। ठीक है, जो ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशन है, जो बने हुए हैं सिस्टम, उसको वो एग्जिस्ट करने की बात करते हैं, उनको वो रहने की बात करते हैं कि इनको मत बदलो। अगर तुम बदलाव भी चाहते हो तो धीरे धीरे करो, एकदम से मत बदलो सोसाइटी को। तो ये हमारे कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी होती है उसको धीरे धीरे बदलना चाहिए, ना कि जैसे हमारे मार्क्स बोल के गए थे कि क्रांति कर डालो, सिस्टम को बदल डालो। तो वो बोलते हैं कि एकदम से रेवोल्यूशन के थ्रू क्रांति मत करो, सोसाइटी को एकदम से मत बदलो। अब ये जो वर्ड है कंजर्वेटिज्म, ये कहाँ से आया है? जो ये वर्ड है आपका कंजर्वेटिज्म, ये एक फ्रांस थिंकर थे 1818 में। वो अपनी क्या रखते हैं, एक जर्नल लिखते हैं, ला कंजर्वेटियर। उसी से आया है आपका कंजर्वेटिज्म वर्ड। ठीक है, कौन थे वो थिंकर? शाइट ब्रेड। ठीक है, शाइट ब्रेड क्या थे? एक थिंकर थे जिन्होंने अपने जर्नल के अंदर एक कंजर्वेटिज्म वर्ड यूज करा है, तो वहीं से ही निकला है। अब ये कंजर्वेटिज्म जो है वो क्यों डेवलप हुआ, मतलब जो ये हमारी आइडियोलॉजी है, इसके डेवलप होने के पीछे, इसका ओरिजिन होने के पीछे क्या रीजन है? तो आप लोगों को याद होगा 18 और 19 सेंचुरी के टाइम पे बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे एक फ्रांस क्रांति होती है। फ्रांस के अंदर क्रांति आती है, पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो वहीं पे कुछ लोग थे जो परेशान थे। वो कुछ लोग कौन थे? हमारे कंजर्वेटिव्स थे। वो नहीं चाहते थे कि आप एकदम से पॉलिटिकली सोशल चेंज लेकर आओ सोसाइटी के अंदर क्रांति के थ्रू। वो बोलते थे कि एकदम से चेंज मत करो। ठीक है, सडन चेंज करो, धीरे धीरे चेंज करो। अगर तुम एकदम से चेंज करोगे तो सोसाइटी में क्या रहेगी? स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो बदलाव तुम एकदम से कर रहे हो ना,
क्रांति कर रहे हो, तो ये मत करो एकदम से। जो तुमने फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आने की सोच रहे हो, मत करो। जैसे सिस्टम है वैसे ही रहने दो उसको। अगर चेंज भी करना है तो धीरे धीरे करो। तो ये हमारे कंजर्वेटिज्म यहाँ से डेवलप होती है, आपकी ये आइडियोलॉजी। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स है जिनको देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये आइडिया किसके है, कंजर्वेटिज्म के है। तो कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी है जो अक्सर बात करती है ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की, इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की, और कस्टम और सोशल ऑर्डर को बनाए रखने की। काफी जाने माने थिंकर रहे हैं कंजर्वेटिव के, कौन, एडम बोक। उनका जो मानना है वो बोलते हैं कि अगर तुम सोसाइटी के अंदर चेंज कर रहे हो तो बहुत ही धीरे से, केयरफुली होके करो, क्योंकि जो सोसाइटी है वो आज जो हम समाज देख रहे हैं ना, वो एक दिन में नहीं बना है। तो तुम एक दिन में मत बदलो चीजों को। बोल रहे हैं वो एकदम से नहीं बना है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत जनरेशन के एक्सपीरियंस से आपका आज का समाज बना है, तो उसे एकदम से मत बदलो। ठीक है। अब फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री और ट्रेडिशन का बात करते हैं, कौन, हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, हिस्ट्री को और ट्रेडिशन को। वो बोलते हैं जो हिस्ट्री होता है ना, मतलब हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, इतिहास। हाँ, जो इतिहास होता है वो हमको सिखाता है पास्ट का एक्सपीरियंस, कि हमने पास्ट में क्या क्या करा है। जो हिस्ट्री है वो हमको बताता है पास्ट के बारे में, कि आज का जो प्रेजेंट बना है ना वो कैसे बना है। अगर तुम पास्ट नहीं पढ़ोगे तुमको प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री को एकदम से खत्म मत करो। जो हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको सरवाइव रहने दो, क्योंकि वो एकदम से नहीं बना है, वो टाइम टेस्टेड है, वो बहुत टाइम से चले हुए आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट करने चाहिए। कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं कि जो ट्रेडिशन है उसको एकदम से खत्म नहीं करना चाहिए, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको बना रहना चाहिए। ट्रेडिशन जो है वो हमको विजडम कंटेन करता है, हमको एक्सपीरियंस देता है कि हमारी जो पुरानी जनरेशन थी उनका एक्सपीरियंस है वो, तो एकदम से मत बदलो। जो एडम वर्क है वो बोलते हैं सोसाइटी एज अ पार्टनरशिप की तरह है, मतलब जहाँ पे आज के लोग जो जी रहे हैं, जो मर चुके हैं, जो बॉर्न होने वाले हैं, मतलब वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक रिलेशन बना रहे हैं, कि जो पास्ट है वो एक्सपीरियंस है और जो आज बना हुआ है वो पास्ट की वजह से बना हुआ है, और हमके फ्यूचर वाले लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं कि हमको पास्ट से सीखना चाहिए, और अपनी चीजों को जो बनी हुई है सोसाइटी के अंदर, जो चली हुई आ रही है और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है इंस्टीट्यूशन, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ना कि चेंज करना चाहिए। अब जो कंजर्वेटिव्स है वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो इम्परफेक्ट होते हैं, मतलब इनका जो ह्यूमन नेचर को लेकर एक व्यू है वो काफी प्रिस्मैटिक है। मतलब ये मानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट एकदम से नहीं हो सकता। वो बोल रहे परफेक्टली वो रेशनल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं कुछ सोचती हूँ, मैं एक नया आइडिया लेकर आती हूँ कि भाई देखो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अब जो ये मेरा आइडिया क्या वो 100% परफेक्ट होगा, नहीं ना, मेरे को नहीं पता। जैसे मेरे आइडियाज है वो कल को कुछ गलत इम्पैक्ट दे दे या परफेक्टली काम नहीं कर पाए, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन होता है वो परफेक्ट नहीं होता। हर एक इंसान को सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सोशल ऑर्डर चाहिए होते हैं। तो अक्सर वो बोलते हैं कि इंसान जो करता है ना वो फैमिलियर चीजों को प्रेफर करते हैं, ना कि वो नए आइडियाज के पीछे भागते हैं। अगर ऑलरेडी कुछ चीजें टेस्टेड होती है तो उन चीजों के ऊपर वो वर्क करता है, ना कि जो एकदम से कुछ नया होगा उस चीज के ऊपर। इनका प्रीजज के ऊपर क्या कहना है, तो कंजर्वेटिव के लिए प्रीजज का मतलब ये नहीं कि तुम ऑलरेडी किसी के बारे में सोच के बैठ जाओ कि भाई ये तो आलसी होगा, ये तो बुरा होगा। बोले ऐसा नहीं, बोले अनफेयर ओपिनियन बनाना प्रेजुडिस नहीं होता। फिर बोले क्या, बोले जो आपके ऑलरेडी पहले से ही जो जनरेशन का बिलीव्स है, हैबिटेट है, तुम उनको एकदम से गलत बता दो, वो प्रीजज है। जो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है, बिलीव्स है, अगर तुम उनको एकदम से रिजेक्ट कर देते हो, मतलब एकदम से उनको प्री जज कर लेते हो, तो उनके लिए वो प्री जज है कि उनको एकदम से नहीं बदलना चाहिए। ये सोसाइटी को ऑर्गेनिक वे में देखते हैं, मतलब जो पूरी सोसाइटी है ना वो हमारे बॉडी के ऑर्गन की तरह है। जिससे हमारी बॉडी के अंदर हाथ अलग काम करते हैं, मुंह अलग काम करते हैं, आंखें अलग काम करती है, कान अलग काम करती है, सब मेरी बॉडी के अंदर जो पार्ट है वो अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो सोसाइटी के अंदर हर एक फैमिली, हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन और इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को पूरा काम करने के लिए काम करती है। मतलब सोसाइटी हमारी पूरी बॉडी है, सोसाइटी के अंदर लोग, इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सब क्या है, बॉडी के पार्ट है, मतलब सोसाइटी के पार्ट है। और हर एक पार्ट सोसाइटी का
अलग रोल प्ले करता है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी का अलग अलग ऑर्गन हो गया या पार्ट हो गया, वो अपना अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव का लिबर्टी के ऊपर क्या कहना है? कंजर्वेटिव बोलते हैं कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारा मन करे वो करो, नहीं। वो बोलते हैं आजादी का मतलब ये नहीं होता कि जो तुम्हारे मन में आए वो करो, फिर क्या है? वो बोलते हैं लिबर्टी मतलब तुम अपनी राइट्स को एंजॉय करो, बट अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम्हारी समाज में दी गई है उनको भी परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को गाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे की लिबर्टी को खत्म कर रहा है, नहीं। वो उसे सिखा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे यूज करना है उसके बारे में। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को गाइड करता है, उसका ख्याल रखता है, उसको डांटता है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को डांट के उसके फ्रीडम को छीन रहा है उससे। ये पेरेंट्स बहुत होते हैं, वो बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये मत करो, वो मत करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स आपकी फ्रीडम या को छीन रहे हैं, आपकी आजादी को छीन रहे हैं, नहीं। वो आपको सिखा रहे हैं फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे यूज करना है। ठीक है, देन उसके बाद अथॉरिटी और पावर की बात करते हैं। कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं जो अथॉरिटी मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट हो गई और पावर हो गई, वो बहुत जरूरी है सोसाइटी को चलाने में, मेंटेन करने में सोसाइटी का ऑर्डर। वो बोलते हैं कि सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है जहां पे हर एक पार्ट अपना अपना काम कर रहा है, और अथॉरिटी लोगों को गाइडेंस देती है, बताती है कि तुमको क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए। पावर बहुत जरूरी है सोसाइटी के अंदर मेंटेन करने में लॉ को और डिसिप्लिन को और सोशल स्टेबिलिटी को। कंजर्वेटिव सपोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन को, जैसे गवर्नमेंट हो गई, फैमिली हो गई, स्कूल हो गए, वर्क प्लेस हो गए, बोले बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट भी होनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर एक अथॉरिटी होती है स्कूल के अंदर, एक एम्प्लॉय की अथॉरिटी होती है वर्क प्लेस के अंदर, गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है सोसाइटी के अंदर। तो अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी तभी एग्जिस्ट करेगी जब सोसाइटी के अंदर ऑर्डर या डिसिप्लिन होगा। कोई आजादी नहीं मानी जाएगी अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। और ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होता है आपकी अथॉरिटी, आपकी किससे? पावर से। ठीक है, तो एक ऐसा मेंटेन करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट वगैरह होना चाहिए। ये रिलीजियस और रिलीजन और मॉरलिटी की बात करते हैं, तो हमारे जो कंजर्वेटिव है वो मॉरलिटी और रिलीजन को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं कि जो हमारा रिलीजन होता है मॉरल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो सोशल यूनिटी क्रिएट करता है, स्टेबिलिटी बनाता है सोसाइटी के अंदर, हेल्प करते हैं हमारे सोशल डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। वो फियर करते हैं कि जो ट्रेडिशनल रिलीजन है या मॉरल वैल्यूज है, अगर वो सोसाइटी से कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी, डिसअपेयर हो जाएंगी, मतलब तुम्हारी सोसाइटी के अंदर कोई धर्म नहीं होगा, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी, तो सोसाइटी के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, डायरेक्शन नहीं होगी लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए रिलीजियस का होना, रिलीजन का होना बहुत जरूरी है। बोले रिलीजन कोई ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल मैटर है, नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कौन सा मैं धर्म मानूं, किसकी पूजा करूं, ये मेरा खुद का पर्सनल मैटर है, बोलते हैं नहीं। जो रिलीजन होता है वो एक सोशल फोर्स का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, वो एक मॉरल फाउंडेशन है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को जोड़ के रखता है, सोशल सीमेंट की तरह काम करता है। कौन? हमारा रिलीजन और मॉरलिटी। तो इसलिए रिलीजन और मॉरलिटी का होना बहुत जरूरी है। अब हम दो थिंकर के बारे में बात करते हैं जो कंजर्वेटिव को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आपके एडम बर्ग। एडम बर्ग जो है माना जाता है कि यही फाउंडर है किसके? कंजर्वेटिज्म के। मतलब अगर हम आज के मॉडर्न कंजर्वेटिव्स को पढ़ रहे हैं तो उसका फाउंडर मतलब उसका जो स्थापना करी है वो किसने करी है? बर्क ने करी है। बर्क की काफी फेमस बुक है रिफ्लेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जहाँ पे वो क्रांति की बात कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि क्रांति और सडन चेंज हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर एकदम से बदलाव नहीं करना चाहिए। वो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी जो होती है ना वो भाई बहुत टाइम से डेवलप हो रही है, हिस्ट्री ट्रेडिशन आप पढ़ो, काफी टाइम से आपकी धीरे धीरे सोसाइटी बनी है, तो उसको एकदम से रिजेक्ट मत करो। जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, कस्टम है, ट्रेडिशन है, उनको रिस्पेक्ट करो, उनको प्रिजर्व करो। बक ये नहीं बोलते कि तुम एकदम से बदलाव ही मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम चेंज ही मत करो सोसाइटी के अंदर। बोले जहां पे तुमको जरूरत है कि हमको ये बदलाव लेकर आना चाहिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी होना चाहिए, बट थोड़ा चेंज दैट डजंट मीन कि पूरा सिस्टम को ही बदल दो। बोले नहीं, जो चीज आपको गलत लगती है उसको बदलो और धीरे धीरे बदलो। वो सपोर्ट करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को। वो बोलते हैं कि हमको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो कि प्रिजर्व करे किसको? हमारे सिस्टम को। ठीक है, थ्री फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिज्म के सपोर्ट करते हैं। पहले स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब एक तरीके से जो ऑलरेडी चीजें बनी हुई है, जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है उनको ऐसे ही बना के रखना, उनको बदलना नहीं। सेकेंड वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिव, मतलब हमको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो कि हमारा सिस्टम
एग्जिस्ट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करें। फिलोसफिकल कंजर्वेटिज्म की बात करते बोलते हैं कि हमको आइडियाज डेवलप करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई कर सके कि भाई देखो क्यों हमारा ट्रेडिशन जरूरी है, क्यों हमारी हिस्ट्री जरूरी है, इसलिए हमको आइडियाज डेवलप करना चाहिए। एडमबर्ग का एक काफी इंपॉर्टेंट आइडिया है कि हमको अच्छी चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए जो हमने पास से लिया है। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमको बहुत ही केयरफुल तरीके से क्या करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर बदलाव करना चाहिए। दूसरे हमारे थिंकर है माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड एक मॉडर्न कंजर्वेटिव थिंकर है। वो सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशन एक्सपीरियंस को, बोलते हैं कि जो ट्रेडिशन है बहुत जरूरी है और एक्सपीरियंस जो कोई हमको हिस्ट्री से मिल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। वो रैशनलिज्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अक्सर वो मानते हैं कि अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि सोसाइटी को एकदम से बदल देंगे, क्रांति कर डालेंगे और एकदम से नया सिस्टम लेकर आएंगे, बोले नहीं। एकदम से रीडिजाइन करना, जीरो से चीजों को स्टार्ट करना ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा ही रहे। क्या पता वो आपका बिल्कुल ही बेकार बना दे। तो अपसेट थ्योरी को बिल्कुल ही मतलब रिजेक्ट करते हैं, बोले कि ऐसा काम मत करो जो आपको कंप्लीटली कोई होप ही ना दे, है ना। तो वो बोल रहे धीरे धीरे बदलाव लेकर आओ, अगर लेकर भी आना है। क्या तो वो इस चीज की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि अक्सर जो लोग होते हैं ना वो फैमिलियर चीजों के पीछे भागते हैं, जो चीजें वो जानते हैं वो उसी को करते हैं। जिस चीजों के बारे में उनको पता है, ट्राई करके रखा है, भाई इसने ये सिस्टम लेकर आए थे, यहाँ पे काम करा, तो तभी लोग उस चीज को बदलाव करेंगे, कुछ नया नहीं चाहेंगे। वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं रैपिड चेंज को लेकर, इनोवेशन को लेकर। बोले एकदम से मत चेंज करो। बोले चेंज जरूरी है, मैं मानता हूँ कि बदलाव आना चाहिए, बट स्लो, स्मॉल, प्रैक्टिकल लेकर आओ। ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड के लिए ट्रेडिशन बहुत जरूरी है। बोले ट्रेडिशन बिल्कुल एक रिवर की तरह काम करता है, वो अपने आप बदलता रहता है। जैसे एक रिवर होती है ना, वो अपने आप बदलती रहती है, तो ऐसे ही हमारा जो ट्रेडिशन है वो चलता रहता है, वो अपने आप चेंज लेकर आता है। एकदम से मत चेंज करो। ऑक्सफोर्ड के लिए बोलता है सोसाइटी को धीरे बदलो, ना कि एकदम से पूरा एक नया सिस्टम या नई सोसाइटी बना बैठो। ठीक है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। वर्क और ऑक्सफोर्ड दोनों ही वैल्यू करते हैं ट्रेडिशन को, एक्सपीरियंस को, स्टेबिलिटी को और धीरे चेंज सोसाइटी के अंदर। दोनों ही रिवोल्यूशन चेंज को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। बोलते हैं कोई भी ऐसी थ्योरी मत लेकर आओ जिसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता है। बोले एकदम से ट्रांसफॉर्म मत करो सोसाइटी को, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म मत करो, धीरे धीरे चेंज लेकर आओ। तो ये थी हमारी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को इनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और दो थिंकर के बारे में पढ़ाया। बहुत ही ईजी है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं कि मतलब ओ भाई ये क्या दे दिया, ओ भाई इतनी पॉइंट्स नहीं। बहुत ही ईजी यूनिट है। बहुत ही कुछ ऐसी चीजें हैं मेन मेन जो आपको पढ़ने की, रटने की जरूरत है, अदरवाइज इतना कुछ है नहीं इस यूनिट के अंदर। बट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजीली आप 30 नंबर इससे गेन कर सकते हो, तो इस यूनिट को स्किप ना करें। ठीक है। तो अभी तक हमने 3 आइडियोलॉजी पढ़ ली है, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कंजर्वेटिव। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होते तो आप लोग मेरे से कनेक्ट होकर पूछ सकते हो अपने डाउट। ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइडियोलॉजी आई थिंक फेमिनिज्म है या पोस्ट मॉडर्निज्म है, देखते हैं। फेमिनिज्म होगा। ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा यार देख लेना, सब्जेक्ट थोड़ा है थियोरेटिकल है, फिलोसफिकल है, तो चीज़ें मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि अच्छे से समझाऊँ। बट यार इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में चल रहा है, नहीं। ये आइडियाज है, ये किसी ने ये बोला, इसकी ये फिलॉसफी है, इसके ये आइडियाज, इसमें यही मिलेगा आप लोगों को। बट बहुत ज़रूरी है आपके फाउंडेशन के लिए। ओके। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बता देने का है। क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना या टेलीग्राम पे पूछ लेना। ओके, बाय, टेक केयर, राधे राधे।